केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का मुख्य परिसर किस जिले में स्थित है? सही विकल्प है विकल्प डी महेंद्रगढ़। केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा को 2009 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। इसका स्थायी परिसर महेंद्रगढ़ जिले के जतिपाली खेड़ी सराय क्षेत्र में करीब 488 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। प्रारंभिक वर्षों में विश्वविद्यालय ने गुड़गांव में अस्थायी कैंपस से पाठ्यक्रम शुरू किए। बाद में गतिविधियां चरणबद्ध ढंग से महेंद्रगढ़ शिफ्ट हुईं। परिसर का चयन ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर नजदीक उपलब्ध कराने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। हरियाणा के किस प्रमुख राजनीतिक नेता को लोग प्यार से ताऊ कहकर बुलाते हैं? सही विकल्प है विकल्प ए देवीलाल। चौधरी देवीलाल हरियाणा की राजनीति में किसान नेता के रूप में अत्यंत लोकप्रिय रहे। ग्रामीण इलाकों में उन्होंने किसानों के हक के लिए व्यापक आंदोलन चलाए, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें स्नेहपूर्वक ताऊ यानी बड़े भाई का संबोधन दिया। वे 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और केंद्र में उप प्रधानमंत्री का पद भी संभाला। उनकी छवि सरल, मिलनसार एवं जनता से सीधे संवाद करने वाले नेता की रही। यही कारण है कि आज भी राज्य में उन्हें सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। हरियाणा में फसल कटाई के बाद महिलाएं ढोल कमजीरे की थाप पर गोल घेरा बनाकर जो पारंपरिक नृत्य करती हैं, उसे क्या कहा जाता है? सही विकल्प है विकल्प डी खोरिया। खोरिया हरियाणा का प्रसिद्ध स्त्री समूह नृत्य है, जिसे खास तौर पर रबी की फसल काटने के बाद खेत के मेड़ या चौपाल पर किया जाता है। महिलाएं रंग बिरंगे घाघरा ओढ़नी पहनकर वृत्ताकार घूमती हैं और कदमताल के साथ लोकगीत गाती हैं। ढोलक, मंजीरा व झांझ की लय नृत्य में उल्लास भरती है। यह नृत्य मेहनत के बाद के सामूहिक आनंद, सामाजिक बंधन और परंपरा की जीवंतता को दर्शाता है। इसलिए इसे कटाई के बाद का नाच भी कहा जाता है। हरियाणा के किस लोककवि को उनकी रागनियों के दम पर सूर्यकवि की पदवी मिली हुई है? सही विकल्प है विकल्प ए पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी लोक साहित्य के सबसे बड़े नामों में गिने जाते हैं। उनकी रागनियों और किस्सागोई ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को नई दिशा दी। जनता ने उन्हें सूर्यकवि का सम्मान दिया, क्योंकि उनकी रचनाएं सूरज जैसी प्रखरता और ऊर्जा से भरी रहती थी। लक्ष्मीचंद ने सामाजिक संदेश, वीरता और नैतिकता पर आधारित किस्से लिखे, जिनका असर आज तक हरियाणा की लोकधुनों और नाट्य शैलियों में दिखाई देता है। हरियाणा के किस पुरातात्विक स्थल को हड़प्पा सभ्यता का 5वां बड़ा नगर माना जाता है? सही विकल्प है विकल्प ए राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। पुरातत्वविदों ने यहाँ से विशाल नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और कई कलाकृतियां खोजी हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में गिना जाता है। पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करते हुए अलग हरियाणा राज्य बनाने की मुख्य सिफारिश किस आयोग ने की थी? सही विकल्प है विकल्प डी शाह आयोग। 1965 में भारत सरकार ने न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग गठित किया। आयोग ने पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब तथा हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में अलग करने, साथ ही चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र बनाने की सिफारिश रखी। इन सिफारिशों के आधार पर संसद ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित किया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार हरियाणा के एकीकरण और गठन का निर्णायक आधार शाह आयोग की रिपोर्ट रही। हरियाणा में सूफी संत हजरत बू अली शाह कलंदर की प्रसिद्ध दरगाह किस शहर में स्थित है? सही विकल्प है विकल्प बी पानीपत। हजरत बू अली शाह कलंदर 13वीं सदी के विख्यात
सूफी संत थे। उनकी दरगाह पानीपत शहर के पुराने किले के पास स्थित है, जहां प्रतिवर्ष उर्स आयोजित होता है। यहाँ सभी धर्मों के श्रद्धालु चादर चढ़ाने और मन्नत मांगने आते हैं। राज्य सरकार ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक और हरियाणा के प्रमुख सूफी पर्यटन स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। हरियाणा में सर्दियों के मौसम में पारंपरिक रूप से खाया जाने वाला वह मीठा व्यंजन कौन सा है, जिसे मोटे गेहूं के आटे, घी और गुड़ से तैयार किया जाता है? सही विकल्प है विकल्प डी, चूरमा। चूरमा हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों का अत्यंत लोकप्रिय मीठा व्यंजन है। इसे मोटे पिसे हुए गेहूं के आटे को देसी घी में कुरकुरा सेंक कर फिर गुड़ या शक्कर के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। सर्दियों में चूरमा शरीर को आवश्यक ऊष्मा और ऊर्जा देता है, इसलिए कृषि प्रधान हरियाणा में ये विशेष रूप से खेतों से लौटे किसानों या किसी भी शारीरिक मेहनत के बाद परोसा जाता है। पारंपरिक तौर पर यह बाजरे की रोटी या दाल के साथ भी परोसा जाता है, जिससे भोजन का स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ते हैं। भाखड़ा नहर प्रणाली से मिलने वाले पानी की बदौलत हरियाणा के उत्तरी जिलों में बड़े पैमाने पर किस नकदी फसल की खेती की जाती है? सही विकल्प है विकल्प बी, गन्ना। भाखड़ा नहर प्रणाली का पानी करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर जैसे जिलों तक पहुंचता है, जहां भरपूर नमी और नियमित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। गन्ना एक लंबी अवधि की नकदी फसल है, जिसे लगातार नमी की आवश्यकता रहती है, जो इस नहर क्षेत्र में आसानी से पूरी हो जाती है। पर्याप्त जल और उर्वर दोमट मिट्टी के मेल से यहाँ गन्ने का रकबा अन्य नकदी फसलों की तुलना में कहीं अधिक है। परिणाम स्वरूप राज्य की कई प्रमुख चीनी मिलों का कच्चा माल यहीं से प्राप्त होता है। हरियाणा के झज्जर जिले के खुर्दन गांव के किस पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता? सही विकल्प है विकल्प डी, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया हरियाणा के झज्जर जिले के खुर्दन गांव से हैं और भारत के अग्रणी फ्रीस्टाइल पहलवानों में गिने जाते हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले वे विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ खेलों में भी स्वर्ण व रजत पदक जीत चुके हैं। उनकी आक्रामक शैली, तेज फुटवर्क और लगातार रक्षात्मक आक्रामक दबाव ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। हरियाणा की ग्रामीण अखाड़ा संस्कृति ने उनके करियर को मजबूत आधार प्रदान किया। फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की पहली बार शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही विकल्प है विकल्प सी, 1987। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हरियाणा पर्यटन विभाग और केंद्रीय हस्तशिल्प विकास आयुक्त के सहयोग से 1987 में पहली बार आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य देश विदेश के कारीगरों को एक मंच देना और पारंपरिक शिल्प एवं संस्कृति को बढ़ावा देना था। तभी से यह मेला हर साल फरवरी में सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है और धीरे धीरे एशिया के सबसे बड़े हस्तशिल्प मेलों में गिना जाने लगा। 1987 की यह शुरुआत ही आज के विशाल अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की आधारशिला बनी। 14वीं सदी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में हिसारे फिरोजा नामक नया शहर और किला के स्थान पर बसाया था। सही विकल्प है विकल्प बी, हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ई के आसपास हिसार में हिसारे फिरोजा का निर्माण कराया, जिसका अर्थ अरबी फारसी में फिरोज का किला है। तुगलक ने इस क्षेत्र को सामरिक चौकी बनाकर पंजाब और सिंध की ओर अपने अभियान सुगम किए, साथ ही पश्चिमी यमुना नहर को पुनर्जीवित कर खेती भी बढ़ाई। कालांतर में यही बस्ती आधुनिक हिसार का केंद्र बनी। इसकी स्थापना ने हरियाणा में मध्यकालीन नगरीय और सिंचाई संरचना को नई दिशा दी। इसलिए हिसार को फिरोज शाह की प्रमुख उपलब्धियों में गिना जाता है। हरियाणा में किसान किस फसल को सबसे ज्यादा उगाते हैं?
जो राज्य की कुल कृषि आय में सबसे बड़ा हिस्सा देती है। सही विकल्प है विकल्प ए गेहूं। हरियाणा का भूमिगत जल और दोआब वाला मिट्टी प्रकृति क्षेत्र गेहूं के लिए बेहतरीन माना जाता है। हरियाणा के लगभग हर जिले में रबी सीजन में बड़े पैमाने पर गेहूं की बुवाई की जाती है। सिंचाई नेटवर्क और उच्च उत्पादक किस्मों के कारण प्रति हेक्टेयर उपज भी काफी ज्यादा है, जिससे यह फसल राज्य की कुल कृषि आय में सर्वाधिक योगदान करती है। कपास, बाजरा और सरसों भी महत्वपूर्ण फसलें हैं, पर गेहूं का रकबा और उत्पादन इनसे कहीं अधिक रहता है। हरियाणा के पश्चिम से दक्षिण पश्चिम तक फैली सबसे लंबी और कुछ हिस्सों में रेतीली सीमा किस राज्य से लगती है? सही विकल्प है विकल्प ए राजस्थान। राजस्थान के साथ हरियाणा की सीमा करीब 470 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो राज्य की कुल सीमाओं में सबसे लंबी है। यह सीमा दक्षिण पश्चिम की ओर भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, फतेहाबाद और सिरसा जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ अरावली की पहाड़ियां खत्म होकर शुष्क रेगिस्तानी भूआकृति में बदलती हैं। इसी कारण इस हिस्से को रेतीले इलाकों के रूप में भी पहचाना। पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा की सीमाएं कंपैरेटिवली छोटी हैं, जबकि राजस्थान वाला हिस्सा राज्य के भौगोलिक प्रसार और जलवायु भिन्नता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। हरियाणा में ग्राम पंचायत को भंग करने या उसका पुनर्गठन करने का अधिकार किसके पास होता है? सही विकल्प है विकल्प ए राज्य सरकार। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के मुताबिक ग्राम पंचायत के गठन, भंग करने, सीमाएं बदलने या नई पंचायत के निर्माण से जुड़ा अंतिम निर्णय राज्य सरकार ही लेती है। ये प्रक्रिया सामान्यतः अधिसूचना जारी कर पूरी की जाती है, जिसमें प्रशासनिक जरूरत, जनसंख्या और विकास योजनाओं को ध्यान में रखा जाता है। जिला परिषद या पंचायत समितियां सुझाव दे सकती हैं, मगर उन्हें वैधानिक अधिकार नहीं मिला है। इस तरह ग्राम पंचायतों की संरचना लचीली रखते हुए स्थानीय शासन को कुशल बनाया जाता है। हरियाणा की औद्योगिक नीति 2020 में निवेशकों को सभी जरूरी क्लीयरेंस एक ही मंच पर देने के लिए राज्य सरकार ने किस पोर्टल को एकल विंडो सिस्टम के रूप में लॉन्च किया है? सही विकल्प है विकल्प डी इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रीय नीति 2020 के तहत इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल को आधिकारिक एकल विंडो प्लेटफॉर्म घोषित किया है। ये पोर्टल 100 से अधिक विभागीय अनुमतियों, लाइसेंस और क्लीयरेंस को ऑनलाइन ट्रैक करने व प्राप्त करने की सुविधा देता है। नीति का मकसद प्रक्रियागत देरी खत्म करना, पारदर्शिता बढ़ाना और राज्य में पूंजी निवेश आकर्षित करना है। पोर्टल तय समय सीमा में स्वीकृतियां जारी करने हेतु हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर हैप्क से एकीकृत है, जिससे निवेशकों का समय और लागत दोनों बचते हैं। हरियाणा के अंबाला मंडल में कुल कितने जिले शामिल हैं? सही विकल्प है विकल्प सी 5। हरियाणा में प्रशासनिक सुविधा के लिए कुल 6 मंडल बनाए गए हैं। अंबाला मंडल इनमें से एक है और इसमें 5 जिले आते हैं। अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल। इन जिलों का भूगोल, इतिहास और आर्थिक गतिविधियां आपस में काफी जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन्हें एक ही मंडल में रखा गया है। मंडल स्तरीय व्यवस्था से राजस्व, पुलिस, शिक्षा जैसी सेवाओं का समन्वय सरल होता है और प्रशासनिक कार्यवाही तेजी से पूरी की जा सकती है। हरियाणा का वह कौन सा क्रिकेट मैदान है जिसे लाहली की आदमखोर पिच के नाम से भी जाना जाता है, जहां अक्सर कम स्कोर वाले रणजी ट्रॉफी मैच देखने को मिलते हैं? सही विकल्प है विकल्प डी चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, लाहली। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, लाहली, रोहतक अपनी हरी भरी और तेज पिच के लिए मशहूर है, जहां सीम मूवमेंट और बाउंस बल्लेबाजों का इम्तिहान लेती है। रणजी ट्रॉफी के कई मैचों में यहां दोनों टीमों के ऑल आउट स्कोर 100 रन के आसपास ही सिमट जाते हैं। इसी कारण इसे आदमखोर या किलर पिच कहा जाता है। घरेलू टीम हरियाणा यहां अपनी स्विंग गेंदबाजी का भरपूर फायदा उठाती है।
जिससे मैदान को खास पहचान मिली हुई है। हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें तय की गई हैं? सही विकल्प है विकल्प सी 90। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राज्य पुनर्गठन के बाद संसद के कानून द्वारा हरियाणा विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 90 निर्धारित की गई। इनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जबकि शेष 73 सामान्य श्रेणी में आती हैं। यह संख्या राज्य के कुल जनसंख्या अनुपात व क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए तय की गई है, ताकि प्रतिनिधित्व संतुलित रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। हरियाणा सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च राज्य स्तरीय पुरस्कार कौन सा है? सही विकल्प है विकल्प सी भीम पुरस्कार। हरियाणा सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भीम पुरस्कार प्रदान करती है। यह राज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है, जिसमें सम्मान पत्र, शॉल, प्रतीक चिन्ह तथा नकद राशि दी जाती है। पुरस्कार हर वर्ष विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को खेल में करियर बनाने व उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही राज्य की खेल विरासत को मजबूत करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1857 की क्रांति में विद्रोही सैनिकों ने सबसे पहले हरियाणा के किस शहर की छावनी व कोषागार पर कब्जा कर अंग्रेजों को पराजित किया था? सही विकल्प है विकल्प ए रोहतक। 12 मई 1857 को मेरठ से निकलकर पहुंचे घुड़सवारों व स्थानीय जाट राजपूत सैनिकों ने रोहतक में ब्रिटिश कोषागार लूटा और छावनी पर नियंत्रण कर लिया। यह हरियाणा में अंग्रेजों के खिलाफ पहला सफल सामूहिक हमला माना जाता है, जिसने आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह की चिंगारी फैलाई। इस घटना के बाद हिसार, झज्जर और रेवाड़ी में भी अंग्रेज विरोधी गतिविधियां तेज हुईं, पर प्रारंभिक सफलता सबसे पहले रोहतक ही देखने को मिली। गुरुग्राम में बन रही नई मेगा टाउनशिप परियोजना को क्या नाम दिया गया है? सही विकल्प है विकल्प सी हरियाणा ग्लोबल सिटी परियोजना। हरियाणा सरकार गुरुग्राम मानेसर क्षेत्र में लगभग 1000 एकड़ से अधिक जमीन पर हरियाणा ग्लोबल सिटी परियोजना विकसित कर रही है। इसे विश्व स्तरीय आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सुविधाओं के मिश्रित उपयोग वाले शहर के रूप में प्लान किया गया है। परियोजना में एक्सप्रेसवे, मेट्रो कनेक्टिविटी, हरित कॉरिडोर, स्टार्टअप हब, अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट सिटी तकनीकों का प्रावधान। इसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देना है। हरियाणा का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? सही विकल्प है विकल्प ए चंडीगढ़। हरियाणा तथा पंजाब दोनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय कार्य करता है, जिसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कहा जाता है। 1966 में हरियाणा राज्य बनने के बाद भी ये व्यवस्था बरकरार रही। अदालत का पूरा ढांचा, मुख्य पीठ, मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय, रजिस्ट्रार शाखा और पुस्तकालय सभी चंडीगढ़ में स्थित है। पंचकूला, गुरुग्राम और हिसार में केवल जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय की कोई पीठ वहां नहीं चलती। इस प्रकार चंडीगढ़ ही उच्च न्यायालय का आधिकारिक स्थल है। हरियाणा की आम बोली में प्रचलित कहावत देना लुटे ते जना बूझे की स्थिति को सबसे सही ढंग से दर्शाती है। सही विकल्प है विकल्प बी दुख झेलने वाला ही असली दर्द समझ पाता है। हरियाणवी कहावत देना लुटे ते जना बूझे में देना घर या ठिकाने को और लुटे बर्बादी को सूचित करता है। लोकखानी भाषा में इसका आशय यह है कि जिस पर संकट या हानि सीधा पड़ता है, वही उसके दर्द और गहराई को पूरी तरह समझ पाता है। बाहर वाले चाहे सहानुभूति रखें या अनुमान लगाएं, असली पीड़ा का अनुभव केवल पीड़ित व्यक्ति ही करता है।
यह कहावत हमें दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील रहने और वास्तविक हालात समझने की सीख देती है। हरियाणा में कांच उद्योग के लिए उपयोगी उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका रेत सबसे अधिक किस जिले में पाई जाती है? सही विकल्प है विकल्प डी पंचकूला। पंचकूला जिले का पिंजौरडून क्षेत्र घग्घर नदी की तलहटी में स्थित है, जहां प्राकृतिक रूप से शुद्ध सिलिका रेत के बड़े भंडार मिलते हैं। यह रेत लोहे व अन्य अशुद्धियों से अपेक्षाकृत मुक्त होती है, इसलिए कांच व क्रिस्टल जैसे उद्योगों के लिए आदर्श मानी जाती है। राज्य के अन्य जिलों में भी रेत मौजूद है, परंतु कांच ग्रेड की मात्रा व गुणवत्ता के हिसाब से पंचकूला सबसे प्रमुख स्रोत है। इसी वजह से कई छोटे बड़े प्रोसेसिंग वर्क्स इसी क्षेत्र के आसपास विकसित हुए हैं। हरियाणा के किस स्थान से वह अशोक स्तंभ लेख पाया गया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी में दिल्ली ले जाकर फिर से स्थापित कराया? सही विकल्प है विकल्प डी टोपरा कला। टोपरा कला जिला यमुनानगर वह ऐतिहासिक स्थान है जहां सम्राट अशोक का छठी शिलालेख वाला स्तंभ मूलतः स्थापित था। 1356 ई में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसे वहां से हटवाकर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किले के भीतर खड़ा कराया। स्तंभ पर प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में लिखित धम्म संबंधी आदेश अंकित हैं, जो मौर्यकालीन प्रशासन व नीति का में। इस घटना से हरियाणा में मौर्यकालीन उपस्थिति व तुगलककालीन स्थापत्य दोनों का ऐतिहासिक संबंध स्पष्ट होता है। हरियाणा की प्रसिद्ध लोक देवी शीतला माता का मुख्य मंदिर किस शहर में स्थित है? सही विकल्प है विकल्प डी गुरुग्राम। शीतला माता हरियाणा राजस्थान सहित उत्तरी भारत में रोग निवारण व स्वास्थ्य की देवी मानी जाती है। हरियाणा में इनका सर्वोपरि स्थान गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर है, जिसे लोग मसानी माता भी कहते हैं। ये मंदिर पांडव काल से जोड़ा जाता है और यहाँ चैत्र व आश्विन नवरात्रों में लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। गुरुग्राम जिला प्रशासन भी इसे प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर मानकर उत्सवों का आयोजन करता है, इसलिए सही उत्तर गुरुग्राम है। हरियाणा में नागरिकों को 500 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? सही विकल्प है विकल्प सी सरल पोर्टल। सरल पोर्टल हरियाणा सरकार की प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है, जिसका पूरा नाम है सिंपल ऑल इंक्लूसिव रियल टाइम एक्शन ओरिएंटेड लॉन्ग लास्टिंग पोर्टल। इसे 2018 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, NIC और CMGGA कार्यक्रम ने मिलकर लॉन्च किया। पोर्टल का मकसद नागरिकों को घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन, पानी बिजली कनेक्शन, राशन कार्ड जैसी सैकड़ों सेवाएं बिना दफ्तर का एकल लॉगिन, ट्रैकिंग नंबर और SMS अलर्ट जैसी सुविधाएं पारदर्शिता बढ़ाती हैं और भ्रष्टाचार की गुंजाइश घटाती हैं। सरल ने कागजी कामकाज कम करने, प्रक्रियाएं तेज करने और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को हरियाणा में जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरुग्राम के पास मानेसर को बड़े ऑटोमोबाइल हब में बदलने का श्रेय मुख्य रूप से किस सरकारी निकाय को दिया जाता है? सही विकल्प है विकल्प बी हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना निगम HCED ने मानेसर में जमीन अधिग्रहण, सड़क तथा बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, औद्योगिक प्लॉट आवंटन और निवेश प्रोत्साहन जैसी प्रमुख गतिविधियां संचालित की। इस निगम ने मारुति सुजुकी, होंडा समेत कई ऑटोमोबाइल व उनके सप्लायर प्लांटों को आकर्षित किया, जिससे मानेसर राष्ट्रीय स्तर पर ऑटोमोबाइल क्लस्टर बन सका। राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों को लागू करने में HCED अग्रणी रही। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में रोजगार, निर्यात और सहायक उद्योगों का तेज विकास हुआ। हरियाणवी रागनी साहित्य की प्रामाणिक कृति रागनी रत्नाकर किस कवि की रचना है? सही विकल्प है विकल्प ए उदय भानु हंस। उदय भानु हंस हरियाणा के उन चुनिंदा कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने आधुनिक हरियाणवी साहित्य को नई पहचान दिलाई। उनकी रचना रागनी रत्नाकर में
पारंपरिक रागनी शैली को सांस्कृतिक रंग, सामाजिक सरोकार और सहज लोकभाषा के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह कृति रागनी प्रेमियों के लिए संदर्भ ग्रंथ का काम करती है और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। अन्य विकल्पों में दिए गए नाम भी हरियाणवी लेखन से जुड़े हैं, पर रागनी रत्नाकर विशेषकर उदयभानु हंस की ही मौलिक रचना है। हरियाणा के पारंपरिक मेलों में होने वाली छींज का संबंध किस देसी खेल से है? सही विकल्प है विकल्प ए कुश्ती। छींज मिट्टी के अखाड़े में लड़ी जाने वाली पारंपरिक कुश्ती का ही रूप है, जो हरियाणा के तीज त्योहारों और ग्राम्य मेलों का प्रमुख हिस्सा होती है। इसमें दो पहलवान हाथ पकड़कर दांव पेंच लगाते हैं और लक्ष्य प्रतिद्वंद्वी की पीठ को जमीन से लगाना रहता है। छींज ने दंगल परंपरा को जीवित रखा है और प्रदेश को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवान देने में अहम भूमिका निभाई है, इसलिए इसे कुश्ती का जनलोक पर्व भी कहा जाता है। हरियाणा की साझा राजधानी चंडीगढ़ के किस स्थल को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? सही विकल्प है विकल्प सी कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स वास्तुकार ली कॉर्बुजिए की रचनाओं का हिस्सा है, जिसे द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुजिए एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट शीर्षक से 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला। इस कॉम्प्लेक्स में विधानसभा भवन, सचिवालय और उच्च न्यायालय जैसी आधुनिक स्थापत्य की उत्कृष्ट इमारतें शामिल हैं। हरियाणा एवं पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में स्थित यह परिसर आधुनिकतावादी वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है, जिसने वैश्विक स्तर पर 20वीं सदी की शहरी नियोजन दृष्टि को नई पहचान दिलाई। हरियाणा में पिंजौर के नजदीक कौशल्या नदी पर बना बांध कौन सा है? सही विकल्प है विकल्प डी कौशल्या बांध। कौशल्या बांध पंचकूला जिले के पिंजौर कस्बे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर कौशल्या नदी पर स्थित है, जो घग्गर की सहायक नदी है। इस बांध का निर्माण मुख्यतः बरसाती बाढ़ को नियंत्रित करने, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और आसपास के इलाकों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया। वर्ष 2012 में पूरा हुआ यह बांध हरियाणा का पहला बहुउद्देशीय मिट्टी का बांध माना जाता है, जो पर्यटन की दृष्टि से भी आकर्षण बन चुका है। हरियाणा क्षेत्र की अधिकांश देसी रियासतों को मिलाकर बने पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन पेप्सू का गठन कब किया गया था? सही विकल्प है विकल्प सी 15 जुलाई 1948। आज के हरियाणा के क्षेत्र में आने वाली कई देसी रियासतें जैसे जींद, नाभा, कैथल तथा पटियाला स्वतंत्रता के बाद अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां थीं। इन रियासतों के बेहतर प्रशासन और समेकन के लिए भारत सरकार ने 15 जुलाई 1948 को पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन पेप्सू का गठन किया। इससे क्षेत्रीय एकीकरण को गति मिली और आगे चलकर हरियाणा के गठन की जमीन तैयार हुई। बाद में 1 नवंबर 1956 को पेप्सू पंजाब में विलय कर दिया गया, परंतु 1948 का यह कदम हरियाणा के एकीकरण की अहम कड़ी था। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? सही विकल्प है विकल्प सी लगभग 254 करोड़। भारत की 2011 जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,081 दर्ज की गई थी, जिसे साधारण रूप में लगभग 254 करोड़ कहा जाता है। इसी आंकड़े को आधार बनाकर राज्य की विभिन्न सामाजिक आर्थिक योजनाओं और संसाधन आवंटन का खाका तैयार किया गया। अन्य विकल्प या तो पहले के अनुमान थे या बाद की प्रोजेक्शन। आधिकारिक जनगणना आंकड़ों में 254 करोड़ ही मान्य जनसंख्या थी, इसलिए यही सही उत्तर है। रोहतक जिला हरियाणा के किस मंडल में आता है? सही विकल्प है विकल्प डी रोहतक मंडल। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक सुगमता के लिए
प्रदेश को 6 मंडलों में बांटा है। रोहतक मंडल का मुख्यालय रोहतक शहर में है और इसी मंडल में रोहतक, झज्जर व सोनीपत जिले शामिल किए गए हैं। इस तरह रोहतक जिला उसी नाम के रोहतक मंडल का हिस्सा होता है, अन्य मंडलों गुरुग्राम, अंबाला या हिसार से नहीं। मंडल स्तर पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य जैसे राजस्व, कानून व्यवस्था व विकास परियोजनाएं संचालित की जाती हैं। इसलिए जिला और मंडल का सही मेल जानना उपयोगी है। हरियाणा के लोक नाट्य स्वांग के गायकों के साथ पार्श्व संगीत देने के लिए पारंपरिक रूप से कौन सा वाद्य सबसे प्रमुख माना जाता है? सही विकल्प है विकल्प सी, सारंगी। स्वांग नाट्य में गायन मुख्य होता है और उसकी सुरलय को थामे रखने के लिए सारंगी को प्रधान वाद्य माना जाता है। इसकी 4 मुख्य तारें गायक की स्वरतानियों का सटीक साथ देती हैं, जिससे संवाद, दोहे तथा गीतों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मंच पर सारंगी वादक पात्रों की भावभंगिमा के अनुसार ताने बदलता रहता है। बीन, ढोलक व नगाड़ा ताल तथा प्रभाव पैदा करते हैं, परंतु स्वर संगति का आधार सारंगी ही होती है, इसलिए इसे स्वांग का मुख्य वाद्य कहा जाता है। हरियाणा में सूफी संत शेख चिल्ली का ऐतिहासिक मकबरा किस शहर में मिलता है? सही विकल्प है विकल्प सी, थानेसर। थानेसर, जो कुरुक्षेत्र जिले का प्रमुख ऐतिहासिक नगर है, में सूफी संत शेख अब्दुर्रहीम उर्फ शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है। 17वीं सदी में निर्मित ये मकबरा मुगल वास्तुकला और सूफी परंपरा का अनूठा संगम दर्शाता है। परिसर में 2 खूबसूरत गुंबद, मदरसा, बाग और बावड़ी मौजूद हैं। यह दरगाह न केवल स्थानीय श्रद्धालुओं बल्कि इतिहास, कला और संस्कृति के विद्यार्थियों को भी आकर्षित करती है, क्योंकि यहाँ से मुगल कालीन स्थापत्य, फारसी शिलालेखों व सूफी समरसता की समृद्ध झलक मिलती है। हरियाणा राज्य योजना बोर्ड, हरियाणा स्टेट प्लानिंग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? सही विकल्प है विकल्प बी, 1969। हरियाणा के गठन 1 नवंबर 1966 के तुरंत बाद राज्य की विकास प्राथमिकताओं को एकीकृत रूप से तय करने की जरूरत पड़ी। इसी संदर्भ में जनवरी 1969 में हरियाणा राज्य योजना बोर्ड स्थापित किया गया। बोर्ड का मुख्य काम 5 वर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना, विभागों के बजट प्रस्तावों को समन्वित करना और केंद्र से संसाधन आगे चलकर इसे सामाजिक आर्थिक डेटा विश्लेषण, परियोजना मूल्यांकन और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने जैसी भूमिकाएं भी सौंपी गईं। इसलिए 1969 ही इसका स्थापना वर्ष सही उत्तर है। हरियाणा का पहला राज्य सरकार द्वारा स्थापित महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? सही विकल्प है विकल्प डी, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय BPS महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में सोनीपत जिले के खामपुर कला में हुई थी। यह राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से स्थापित पहला विश्वविद्यालय है। यहाँ कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, आयुर्वेद, नर्सिंग, शिक्षा और खेल समेत कई पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। इस संस्थान ने हरियाणा की छात्राओं को घर के पास गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित उच्च शिक्षा का अवसर दिया, जिससे प्रदेश में महिलाओं की उच्च शिक्षा दर और आत्मनिर्भरता बढ़ी। हरियाणा में आर्य समाज से प्रेरित शिक्षा सुधार के तहत 1912 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित गुरुकुल के स्थान पर शुरू किया गया था। सही विकल्प है विकल्प सी, भैंसवाल कला, सोनीपत। आर्य समाज आंदोलन ने हरियाणा में पारंपरिक वैदिक शिक्षा को आधुनिक राष्ट्रवादी सोच से जोड़ने का प्रयास किया। इसी कड़ी में स्वामी श्रद्धानंद ने 1912 में सोनीपत जिले के भैंसवाल कला में गुरुकुल की स्थापना की, जहां विद्यार्थियों को संस्कृत, वेदों का अध्ययन, साथ ही आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाते थे। यह संस्थान ग्रामीण वातावरण में स्वावलंबी शिक्षा मॉडल का उदाहरण बना और आर्य समाज के बौद्धिक शैक्षणिक आंदोलन को ग्रामीण हरियाणा में मजबूत आधार मिला। गुरुकुल की सफलता ने लड़कियों तथा वंचित वर्ग के लिए भी विद्यालय खोलने की प्रेरणा दी।
किताब अभिलेखों में हरियाणा के लेखक कौन है? सही विकल्प है विकल्प बी डॉ सतीश चंद्र मित्तल। सतीश चंद्र मित्तल हरियाणा के सुप्रसिद्ध इतिहासकार और शोधकर्ता हैं। उनकी पुस्तक अभिलेखों में हरियाणा राज्य के प्राचीन अभिलेखों, ताम्रपत्रों और शिलालेखों के माध्यम से हरियाणा के सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास को सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत करती है। इसमें हड़प्पा काल से लेकर मध्यकाल तक के शासकों, सामाजिक संरचना, कृषि व्यवस्था और स्थापत्य पर आधारित वास्तविक साक्ष्य दिए। यह कृति अभिलेखीय सामग्री पर केंद्रित होने के कारण प्रदेश के इतिहासकारों और शोधार्थियों के लिए एक प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथ मानी जाती है। हिसार में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस नाम से विकसित किया जा रहा है? सही विकल्प है विकल्प ए महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हिसार एयरपोर्ट परियोजना को राज्य सरकार ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराजा अग्रसेन के नाम पर समर्पित किया है। इसलिए इसका अधिकृत नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। ये एयरपोर्ट दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के करीब विकसित हो रहा है और 10,000 फीट लंबे रनवे, आधुनिक टर्मिनल, कार्गो तथा परियोजना के पूर्ण होने पर पश्चिमी हरियाणा को सीधी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, बड़े स्तर पर निवेश, पर्यटन और रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को व्यापक गति मिलेगी। हरियाणा के किसानों से जुड़ी नीतियों व योजनाओं की रूपरेखा तय करने के लिए गठित हरियाणा किसान आयोग किस वर्ष बना था? सही विकल्प है विकल्प ए 2005। हरियाणा सरकार ने 2005 में हरियाणा किसान आयोग का गठन किया था ताकि कृषि उत्पादन, विपणन और कृषि उद्यमिता से संबंधित मसलों पर राज्य को विशिष्ट सलाह मिल सके। आयोग जिला स्तर पर किसानों से फीडबैक जुटाने, बाजार संरचना सुधारने और नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर अनुसंधान करता है। इसकी सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में राज्य बोनस, किसान बाजारों का विस्तार तथा जल बचत योजनाओं को प्रोत्साहन मिला। यही वजह है कि 2005 को आयोग के गठन वर्ष के रूप में याद रखा जाता है। हरियाणा में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए गठित आयोग कौन सा है? सही विकल्प है विकल्प डी हरियाणा राज्य सतर्कता आयोग। हरियाणा राज्य सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार की रोकथाम और सरकारी विभागों में नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित स्वतंत्र निकाय है। इसे हरियाणा राज्य सतर्कता आयोग अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता मिली और आयोग की संरचना केंद्रीय सतर्कता आयोग की तर्ज पर रखी गई है। आयोग मुख्य रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों, बोर्डों, निगमों व स्वायत्त संस्थाओं में आयोग की अनुशंसाएं बाध्यकारी स्वरूप ले सकती हैं, जिससे सुशासन को सीधे प्रोत्साहन मिलता है। हरियाणा का कौन सा स्थान सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के लिए मशहूर है? सही विकल्प है विकल्प ए फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड क्षेत्र में 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन सूर्य कुंड स्थित है, जिसके आसपास हर साल फरवरी में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित होता है। यह मेला देश विदेश के कारीगरों को मंच देता है, जहां वे पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और लोक कला का प्रदर्शन व बिक्री करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक व्यंजन तथा थीम आधारित स्टॉल इस मेले को खास बनाते हैं। पर्यटन विभाग और हरियाणा सरकार का यह आयोजन राज्य का प्रमुख पर्यटन आकर्षण माना जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर जो मशहूर झील है, वह किस नदी की अवरुद्ध धारा के कारण अस्तित्व में आई मानी जाती है? सही विकल्प है विकल्प डी सहावी। सुल्तानपुर झील मूल रूप से सहावी नदी की एक पुरानी धारा पर बनी दलदली संरचना है। अरावली से निकलने वाली सहावी बरसाती नदी गुरुग्राम झज्जर क्षेत्र से गुजरते हुए मैदानी हिस्से में फैल जाती है। बरसात के बाद इसके पानी का निकास बाधित हो जाता है, जिससे एक प्राकृतिक जलभराव बनने लगता है।
उसी जलभराव को बढ़ाकर पक्षी विहार के रूप में विकसित किया गया और आज यह प्रवासी पक्षियों का प्रमुख ठिकाना है। घग्गर, यमुना या दृश्यवती का इससे सीधा संबंध नहीं है। पानीपत में वह कौन सा संग्रहालय है जहां 1761 की तीसरी लड़ाई से जुड़ी वस्तुएं और डायोरामा देखने को मिलते हैं? सही विकल्प है विकल्प बी, पानीपत युद्ध संग्रहालय। युद्ध संग्रहालय का निर्माण 1996 में हरियाणा पर्यटन विभाग ने करवाया ताकि तीनों पानीपत की लड़ाइयों, खासकर 1761 की तीसरी लड़ाई से जुड़ी विरासत को सहेजा जा सके। यहाँ अफगान, मराठा और रोहिला सेनाओं के हथियारों की प्रतिकृतियां, युद्ध के जीवंत दृश्य दर्शाने वाले डायोरामा, दुर्लभ पेंटिंग्स और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदर्शित हैं। जीटी रोड पर स्थित होने से यह दर्शकों के लिए सहज पहुंच में है। यह संग्रहालय प्रदेश का प्रमुख युद्ध विरासत केंद्र बन गया है और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन स्थल भी माना जाता है। हरियाणा की हाँसी नगरी को 12वीं सदी में अपना प्रमुख सैन्य ठिकाना बनाकर किले का विस्तार कराने वाले राजपूत राजा का नाम क्या था? सही विकल्प है विकल्प बी, पृथ्वीराज चौहान। चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी के उत्तरार्ध में हाँसी पर अधिकार कर इसे दिल्ली अजमेर की सैन्य रणनीति का अहम केंद्र बनाया। उन्होंने पुराने तोमरकालीन दुर्ग को सुदृढ़ करते हुए नई प्राचीर, बुर्ज तथा हथियार भंडार बनवाए, जिससे प्रदेश की सुरक्षा पंक्ति मजबूत हुई। इसी किले में रानीचंद बावरी, बारदरी और तोपखाना जैसी संरचनाओं के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, जो उनके शासनकाल की स्थापत्य शैली और सामरिक महत्व का प्रमाण देते हैं। फरीदाबाद की अरावली पहाड़ियों में बने ऐतिहासिक अनंगपुर बांध का निर्माण 8वीं सदी में किस तोमर राजपूत शासक ने करवाया था? सही विकल्प है विकल्प डी, अनंगपाल प्रथम। अनंगपाल प्रथम दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में तोमर राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। 8वीं सदी में उन्होंने अपनी राजधानी लालकोट के पास बसाते हुए जल प्रबंधन को महत्व दिया और अनंगपुर बांध बनवाया, जो आज फरीदाबाद जिले में है। पत्थर व चूने से बने इस बांध ने अरावली की बरसाती धाराओं का पानी रोककर आसपास के खेतों व बस्तियों को सिंचाई पेयजल उपलब्ध कराया। बाद में आने वाले तोमर व चौहान शासकों ने भी इसका उपयोग किया, पर इसकी नींव अनंगपाल प्रथम ने रखी, इसलिए सही उत्तर अनंगपाल प्रथम ही है। हरियाणा में थार मरुस्थल के विस्तार वाले इलाके में रेत के सबसे बड़े व व्यापक टीले मुख्य रूप से किस जिले में मिलते हैं? सही विकल्प है विकल्प बी, सिरसा। सिरसा हरियाणा का पश्चिमी उत्तर पश्चिमी जिला है, जिसकी सीमाएं सीधे राजस्थान से मिलती हैं। यहाँ थार मरुस्थल का भूआकृतिक फैलाव प्रवेश कर जाता है, जिस कारण सिरसा के कई भागों विशेषकर डबवाली, ओढ़ा व कालांवाली क्षेत्र में ऊंचे नीचे रेत के विशाल टीले, स्थानीय नाम टिब्बे, पाए जाते हैं। इन टीलों की ऊंचाई 15-30 मीटर तक हो सकती है तथा हवाओं के साथ इनके स्वरूप बदलते रहते हैं। हरियाणा के अन्य जिलों में भी छोटे बालूकण क्षेत्र मिलते हैं, पर सबसे घना व व्यापक टिब्बा क्षेत्र सिरसा में ही स्थित है, इसीलिए विकल्प सिरसा सही उत्तर है। हरियाणा राज्य की आधिकारिक स्थापना किस तिथि को हुई थी? सही विकल्प है विकल्प सी, 1 नवंबर 1966। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हरियाणा को पंजाब से अलग एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला। यह अधिनियम 1 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ। इसी दिन हरियाणा ने अपना अलग प्रशासनिक ढांचा, विधानसभा और राज्य सरकार स्थापित की। नई राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को अस्थायी रूप से साझा राजधानी घोषित किया गया, जबकि यूनियन टेरिटरी। इस प्रकार 1 नवंबर 1966 ही वह ऐतिहासिक तारीख है जब हरियाणा देश के राजनीतिक नक्शे पर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उदित हुआ। हरियाणा का वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो यमुना नदी की तराई में स्थित घने साल के जंगलों और हाथी गलियारे के लिए जाना जाता है? सही विकल्प है विकल्प डी, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान।
कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर जिले में उत्तर प्रदेश सीमा से सटा हुआ शाल व मिश्रित पर्णपाती वनों से घिरा है। यहीं हरियाणा का एकमात्र हाथी कॉरिडोर मिलता है जो उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व से जुड़ता है। 2003 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। साल शीशम, खैर के घने पेड़ों के साथ तेंदुआ, चीता, चिंकारा, भालू व कई पक्षी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। यमुना नदी की तराई का नमीदार पर्यावास इस उद्यान को विशिष्ट जैव विविधता प्रदान करता है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का सबसे अहम दायित्व किससे जुड़ा माना जाता है? सही विकल्प है विकल्प डी, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनसे जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करना। हरियाणा राज्य महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसे प्रदेश की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, लैंगिक भेदभाव की रोकथाम तथा उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए गठित किया गया है। आयोग महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने, नीतिगत सुझाव देने और जन सुनवाई करने का अधिकार रखता है। इसके पास राज्य सरकार को सुधारात्मक सिफारिशें भेजने, मामलों की स्वतः संज्ञान सो मोटो से जांच शुरू करने तथा पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास की पहल करने का भी अधिकार है। इस तरह यह आयोग महिला सशक्तिकरण एवं न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरियाणा से गुजरने वाले उस प्राचीन मार्ग का नाम बताओ जिसे पुराने समय में लाहौर, दिल्ली और आगरा को जोड़ने वाली उत्तर पश्चिम व्यापारी धुरी माना जाता था। सही विकल्प है विकल्प सी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड हरियाणा से होकर गुजरता है और प्राचीन काल से लाहौर, दिल्ली व आगरा के बीच व्यापार, सैनिक आवागमन और सांस्कृतिक विनिमय की रीढ़ रहा है। इसे शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में सुव्यवस्थित कराया, पर इसका इस्तेमाल उससे भी पहले महाजनपद युग से होता आ रहा था। मार्ग के किनारे सराय, कुएं व बाजार बसाए गए, इसलिए इसे उत्तर पश्चिम व्यापारी धुरी की संज्ञा मिली। हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर इस सड़क का सीधा असर पड़ा, जहां से अनाज, कपड़ा, नमक व मसाले देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते थे। हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनड्रॉय किस शहर में है? सही विकल्प है विकल्प बी, करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनड्रॉय हरियाणा के करनाल शहर में स्थित है। 1923 में स्थापित यह संस्थान दूध उत्पादन, डेयरी प्रौद्योगिकी, पशु पोषण और प्रजनन संबंधी शोध के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। करनाल की भौगोलिक स्थिति, अनुकूल जलवायु और आसपास उपलब्ध डेयरी फार्म इसे अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट स्थान बनाते हैं। एनड्रॉय किसानों, वैज्ञानिकों और उद्योगों को उन्नत तकनीकें तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है, जिससे दुग्ध क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलती है। हरियाणा का पानीपत शहर पारंपरिक रूप से किस हस्तशिल्प के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? सही विकल्प है विकल्प ए, हथकरघा कालीन। पानीपत को सिटी ऑफ वीवर्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ के बुनकर पीढ़ियों से हथकरघा कालीन, दरियां, कंबल और रग्स तैयार करते आ रहे हैं। शहर में सूती तथा ऊनी धागों से बुने जाने वाले इन कालीनों का घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में बड़ा नाम है। स्थानीय करघे, परंपरागत डिजाइन और प्राकृतिक रंग इस हस्तशिल्प की पहचान है। मिट्टी के खिलौने झज्जर क्षेत्र में, फुलकारी दुपट्टे अंबाला कुरुक्षेत्र बेल्ट में और पीतल पिटाई रोहतकजनाना पक्ष में अधिक प्रचलित है। जब 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना, तब नए राज्य में कुल कितने जिले शामिल किए गए थे? सही विकल्प है विकल्प ए, 7। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य गठन के वक्त इसमें अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, जींद व महेंद्रगढ़ ये 7 ही जिले थे। शह आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद नए जिले बनाने का सिलसिला बाद में चला, जैसे 1967 में भिवानी और 1972 में फरीदाबाद आदि बनाए गए। शुरुआत में सिर्फ 7 जिलों का प्रबंधन आसान था, जिससे प्रशासनिक ढांचा
जल्दी खड़ा किया जा सका और भाषाई आधार पर गठित प्रदेश को मजबूत नींव मिली। हरियाणा के गठन 1 नवंबर 1966 के समय किस साहित्यकार को राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से राज्यत्व घोषित किया था? सही विकल्प है विकल्प ए उदयभानु हांस। उदयभानु हांस को हरियाणा के जन्मदिवस 1 नवंबर 1966 पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा की सरकार ने राज्यत्व की उपाधि देकर सम्मानित किया था। उनकी कविताएं हरियाणा के सांस्कृतिक बोध, ग्रामीण जीवन और वीर रस को मुखर रूप से प्रस्तुत करती हैं। वे नए बने राज्य की पहचान रचनात्मक शब्दों में गढ़ने वाले पहले साहित्यकार थे। ओधरा शौर्य की हरियाणा गीत जैसी रचनाओं ने जनभावनाएं जगाईं और भाषा शैली में हरियाणवी रंग घोला। इस योगदान के कारण उन्हें राज्य की आधिकारिक साहित्यिक आवाज माना गया। हरियाणा के पारंपरिक घरेलू इलाज में छोटे बच्चों के पेट के कीड़े दूर करने के लिए किस मसाले के भुने हुए चूर्ण को गर्म पानी या गुड़ के साथ खिलाया जाता रहा है? सही विकल्प है विकल्प ए अजवाइन। ग्रामीण हरियाणा में माताएं और देसी वैद्य पेट के कीड़े निकालने के लिए अजवाइन के बीज हल्का भूनकर महीन पाउडर बनाते हैं। इस पाउडर को अक्सर गुड़ या गुनगुने पानी के साथ दिया जाता है। अजवाइन में थाइमोल नामक सक्रिय तत्व होता है जो आंतों के परजीवी कीड़ों की गतिविधि को रोकता है और पेट की ऐंठन भी कम करता है। यह उपाय सस्ता, सुलभ और तेज असरदार माना जाता है, इसलिए पीढ़ियों से व्यापक रूप से अपनाया गया है। हरियाणा सरकार ने किसानों को अपनी फसल का ऑनलाइन पंजीकरण कराने और कृषि से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? सही विकल्प है विकल्प बी मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 2019 में हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया ताकि किसान अपनी बोई गई फसल, बुआई क्षेत्र, बैंक खाते व बीमा जैसी जानकारी एक ही जगह दर्ज कर सके। पोर्टल पर पंजीकरण करने से किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद, फसल बीमा, मुआवजा, बीज वितरण तथा अन्य कृषि योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं स्वतः उपलब्ध हो जाती हैं। इस ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है, बिचौलियों पर निर्भरता घटी है और शासन को वास्तविक खेत कवर व उत्पादन का डेटा तुरंत मिल जाता है, जिससे नीतियां जमीनी जरूरतों के अनुसार बन पाती हैं। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद हरियाणा क्षेत्र पर किस नई शक्ति का सीधा अधिकार स्थापित हुआ? सही विकल्प है विकल्प ए मुगल साम्राज्य। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। यह संघर्ष हरियाणा के पानीपत मैदान में हुआ और लोदी सेना की निर्णायक पराजय के साथ समाप्त हुआ। जीत के बाद बाबर ने दिल्ली, आगरा सहित हरियाणा का प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की औपचारिक स्थापना हुई। इस युद्ध ने मध्यकालीन उत्तर भारत के सत्ता समीकरण बदल दिए और आगामी लगभग 2 शताब्दियों तक मुगलों का प्रभुत्व सुनिश्चित कर दिया। हर साल लाखों श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन किए जाने वाला माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सही विकल्प है विकल्प सी पंचकूला। शिवालिक पर्वतमाला की तराई में बसे पंचकूला में स्थित माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। इसका निर्माण 1811-1815 ई के बीच मानकपुर के शासक राजा गोपाल सिंह द्वारा कराया गया था। चैत्र तथा आश्विन नवरात्रों में यहाँ विशाल मेले लगते हैं, जिनमें उत्तर भारत के कोने कोने से भक्त आते हैं। लगभग 100 एकड़ में फैला यह परिसर पंचकूला चंडीगढ़ क्षेत्र का बड़ा धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र भी है। हरियाणा में सांपों के साथ करतब दिखाकर नागबीन बजाने के लिए मशहूर जनजाति कौन सी है? सही विकल्प है विकल्प बी सपेरा। सपेरा जनजाति हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल तथा यमुनानगर आदि जिलों में बसी घुमंतु समुदाय है।
इनका पारंपरिक पेशा सांप पकड़ना। उन्हें साधना और मेलों त्योहारों में नागदेवता की आराधना करते हुए बीन बजाकर करतब दिखाना रहा है। पुरखों से सीखी गई बीन की तानों पर ये लोग सांप को टोकरी से बाहर निकालते हैं, जिसे जनमानस में शुभ माना जाता है। वही बीन बजाना इनकी सांस्कृतिक पहचान है। आधुनिक समय में कई परिवार पशुपालन, फेरी और हस्तशिल्प से भी रोजगार प्राप्त करने लगे हैं, लेकिन सांपों से जुड़ा लोक कला संगीत अभी भी इनके सांस्कृतिक ताने बाने का मुख्य आधार है। हरियाणा में तांबे कॉपर का प्रमुख खनिज भंडार मुख्यतः किस क्षेत्र में मिलता है? सही विकल्प है विकल्प बी, तोशाम पहाड़ी क्षेत्र, भिवानी। भिवानी जिले का तोशाम पहाड़ी क्षेत्र प्रोटरोजोइक जंगीर समूह की आग्नेय चट्टानों से बना है, जहां सल्फाइड युक्त तांबे की नसें पाई जाती हैं। यहां भूगर्भीय सर्वेक्षणों में चाल्कोपाइराइट तथा अन्य तांबायस्क खनिजों की मौजूदगी दर्ज की गई है। हरियाणा के कुल तांबा भंडार का बड़ा हिस्सा इसी बेल्ट में केंद्रित है, इसलिए राज्य में तांबे की संभावित खदानों की चर्चा होते ही सबसे पहले अन्य विकल्पों में भी सीमित खनिज गतिविधि है, पर वाणिज्यिक स्तर का भंडार नहीं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आम तौर पर किस महीने में शुरू होता है? सही विकल्प है विकल्प सी, नवंबर। कुरुक्षेत्र में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश दिवस गीता जयंती के आसपास आयोजित होता है, जो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी को पड़ती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि प्राय नवंबर के आखिरी सप्ताह से दिसंबर के शुरुआती दिनों के बीच आती है, इसलिए राज्य सरकार और पर्यटन विभाग इसकी शुरुआत नवंबर के महीने में ही करते हैं। मेले में आध्यात्मिक प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिल्प बाजार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और विशाल दीयारपन महायज्ञ जैसी गतिविधियां होती हैं, जो लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। हरियाणा के किस पुरातात्विक स्थल की कार्बन डेटिंग ने इसे लगभग 7500 ईपू का बताकर हड़प्पा सभ्यता का अब तक का सबसे प्राचीन चरण उजागर किया? सही विकल्प है विकल्प सी, भिर्राना। भिर्राना फतेहाबाद जिले में स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में यहाँ से सिलसिलेवार बसावट की परतें मिली, जिनकी रेडियोकार्बन डेटिंग लगभग 7500 ईपू तक पीछे जाती है। इन परतों में प्री हड़प्पा से लेकर परिपक्व हड़प्पा चरण तक के मिट्टी के बर्तन, दाने, मनके, चूड़ियां और सिक्के मिले हैं। इतनी प्राचीन तिथि ने हरियाणा को सिंधु सरस्वती सभ्यता के उद्गम क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि इससे पता चला कि इस भूभाग पर हड़प्पाई संस्कृति का विकास मुख्य केंद्रों से भी पहले शुरू हो गया था। हरियाणा की उत्तरी पूर्वी दिशा में ऐसा कौन सा पड़ोसी राज्य है जिसकी सीमा अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर इन तीनों जिलों से सीधी तौर पर टच होती है? सही विकल्प है विकल्प बी, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा का उत्तरी पूर्वी इलाका शिवालिक पहाड़ियों के नीचे फैला हुआ है। यहाँ अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर तीनों जिलों की बाहरी रेखाएं हिमाचल प्रदेश से जुड़ती हैं। पिंजौर नालागढ़ सड़क, कालका शिमला रेल और यमुना के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र तीनों ही इस संपर्क को स्पष्ट करते हैं। पंजाब की सीमा अंबाला और पंचकूला से नहीं, बल्कि सिरसा व अंबाला के बीच सीमित क्षेत्र से लगती है, जबकि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड केवल यमुना के पार हरियाणा को छूते हैं। इसलिए सही जवाब हिमाचल प्रदेश है, जो इन तीनों जिलों को एक साथ स्पर्श करता है। हरियाणा का प्रसिद्ध माता मनसा देवी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? सही विकल्प है विकल्प बी, पंचकूला। माता मनसा देवी मंदिर श्राइन बोर्ड के अंतर्गत पंचकूला जिले के बिलासपुर गांव के पास स्थित है, जहां चैत्र व आश्विन नवरात्रों के दौरान विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर परिसर में भंडारों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यह मेला हरियाणा, पंजाब, हिमाचल व चंडीगढ़ क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में गिना जाता है तथा स्थानीय हस्तशिल्प,
पारंपरिक व्यंजन एवं लोककलाओं को बढ़ावा भी देता है। झज्जर जिले में सूफी संत हजरत शाह कमाल कादरी की दरगाह जियारत के लिए किस स्थान पर जानी जाती है? सही विकल्प है विकल्प ए खेड़का गुजर। हजरत शाह कमाल कादरी 14वीं-15वीं सदी के प्रसिद्ध सूफी संत माने जाते हैं। उनकी दरगाह खेड़का गुजर गांव बहादुरगढ़ के निकट स्थित है, जो झज्जर जिले का हिस्सा है। सालाना उर्स के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम श्रद्धालु यहां आकर चादर चढ़ाते हैं और सूफी कव्वालियों में शामिल होते हैं। यह दरगाह कादरी सिलसिले की शिक्षाओं, समरसता, सेवा और आध्यात्मिक साधना का जिंदा प्रतीक मानी जाती है। गांव से लगी झील, बरगद के पुराने पेड़ और ऐतिहासिक मस्जिद इस सूफी स्थल की पारंपरिक छटा को और बढ़ाते हैं। हरियाणा के हिसार में स्थित लाट की मस्जिद किस वास्तुकला शैली का प्रतिनिधि नमूना मानी जाती है? सही विकल्प है विकल्प बी तुगलक शैली। लाट की मस्जिद की नींव 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी। मस्जिद में मोटी मलबा पत्थर की दीवारें, झुकी हुई किनारी, बैटर, मीनार सदृश स्तंभ और लगभग शून्य अलंकरण दिखाई देता है। यह सादगी, मजबूत निर्माण और स्थानीय सामग्री का प्रयोग तुगलक वास्तुकला का प्रमुख वैशिष्ट्य है। इन विशेषताओं के कारण ही लाट की मस्जिद को हरियाणा क्षेत्र में तुगलक वास्तुशैली का प्रामाणिक उदाहरण माना जाता है। बताओ हरियाणा ने अपना राजकीय पक्षी कौन सा चुना है? सही विकल्प है विकल्प सी काला तीतर। काला तीतर, जिसे ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहा जाता है, हरियाणा सरकार द्वारा राजकीय पक्षी के रूप में मान्यता मिली हुई है। ये पक्षी खेत खलिहानों, घास के मैदानों और झाड़ियों में खूब दिखाई देता है और राज्य की ग्रामीण जैव विविधता को दर्शाता है। काला तीतर का आकर्षक काला भूरा पंख और सफेद धारीदार गला इसे अन्य तीतरों से अलग पहचान देता है। पारंपरिक लोककथाओं व गीतों में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिससे यह सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हरियाणा ने इसे राजकीय चिन्ह के तौर पर चुनकर संरक्षण का संदेश दिया है। हरियाणा के सोनीपत जिले के खानपुर कला में 1936 में लड़कियों के लिए पहला गुरुकुल खोलने वाले समाज सुधारक का नाम क्या है? सही विकल्प है विकल्प सी भगत फूल सिंह। भिवानी के निकट जन्मे भगत फूल सिंह ने आर्य समाज के विचारों से प्रेरित होकर महिला शिक्षा को अपना जीवन ध्येय बनाया। 1936 में उन्होंने सोनीपत के खानपुर कला में लड़कियों का गुरुकुल शुरू किया, जहां पारंपरिक संस्कृत शिक्षा के साथ आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाते थे। उस समय ग्रामीण इलाकों में बेटियों की पढ़ाई लगभग न के बराबर थी, इसलिए यह पहल सामाजिक बदलाव की धुरी बनी। बाद में यही संस्थान विकसित होकर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय बना, जिसने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। हरियाणा के यमुनानगर जिले की शिवालिक पहाड़ियों में फैला वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जिसे बाघ, हाथी और कई पक्षी प्रजातियों के लिए जाना जाता है? सही विकल्प है विकल्प बी कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के यमुनानगर जिले में शिवालिक की तराई में स्थित है। ये 115 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और संगमवर्ती साल के घने जंगलों, घास के मैदान तथा बहती नालों के कारण विविध वन्यजीवों का आश्रय स्थल बनता है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हाथी, चीतल, सांभर, लंगूर तथा विभिन्न प्रवासी स्थानीय पक्षी दिखाई देते हैं। कालेसर से लगे नेशनल पार्क और रिजर्व फॉरेस्ट मिलकर यमुना नदी की पारिस्थितिकी को भी संरक्षित रखते हैं, इसलिए जैव विविधता के लिहाज से इसका विशेष महत्व है। पंचकूला के पिंजौर स्थित यादवेंद्र गार्डन किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? सही विकल्प है विकल्प डी मुगल शैली। पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन 17वीं शताब्दी में मुरादाबाद के सूबेदार फिदाई खान कोका ने बनवाया था। इसकी 6 तल वाली सीढ़ीनुमा संरचना, 4 बाग विन्यास, जल नहरें,
फव्वारे व मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल शैली की विशिष्ट विशेषताएं हैं। बाद में पटियाला के शासकों ने इसका पुनरुद्धार किया, पर मूल मुगल लेआउट और फारसी प्रेरित उद्यानकारी तत्व जस के तस रखे गए, इसीलिए इसे हरियाणा में मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण नमूना माना जाता है। हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम कितनी बार बुलाना अनिवार्य है? सही विकल्प है विकल्प 1-2 बार। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा को साल में न्यूनतम 2 नियमित बैठकें करनी होती हैं। आमतौर पर ये बैठकें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आसपास निर्धारित की जाती हैं। इन बैठकों में विकास योजनाओं की समीक्षा, बजट अनुमोदन और सामाजिक लेखाजोखा प्रस्तुत किया जाता है। निर्धारित न्यूनतम संख्या पूरी न करने पर संबंधित पंचायती प्रतिनिधियों पर प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के मकसद से 2023 में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच किस प्रकार की ग्रीन बस सेवा शुरू की? सही विकल्प है विकल्प ए इलेक्ट्रिक बैटरी चालित बस सेवा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्टों में गुरुग्राम फरीदाबाद कॉरिडोर को सबसे अधिक वायु प्रदूषित हिस्सों में गिना गया है। इसी को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने 2023 में पूरी तरह इलेक्ट्रिक शून्य उत्सर्जन बैटरी चालित बसों की सेवा शुरू की। इन बसों से डीजल या सीएनजी बसों की तुलना में PM2.5 NOx व CO2 उत्सर्जन शून्य के करीब होता है, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। साथ ही संचालन लागत भी कम है और ध्वनि प्रदूषण लगभग न के बराबर रहता है, जो शहरी वातावरण के लिए लाभदायक है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन हरियाणा के शाही भोज में सर्दियों के दिन अतिथियों को घी और गुड़ डालकर गर्मागर्म परोसा जाने वाला पारंपरिक शाही चूरमा किस पकवान से बनाया जाता था? सही विकल्प है विकल्प बी बाजरे का चूरमा। बाजरा सदियों से हरियाणा में प्रमुख अनाज रहा है। वहां के रजवाड़ों, विशेषकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर के जाट व आहिर शासकों की रसोई में सर्दियों में बाजरे के आटे की लोई को धीमी आंच पर मिट्टी के चूल्हे में सेंक कर घी और गुड़ मिलाकर शाही चूरमा तैयार किया जाता था। यह ऊर्जावर्धक, पोषण समृद्ध और लंबे समय तक ताज़ा रहने वाला व्यंजन था, जिसे शिकार या युद्ध यात्रा पर भी साथ ले जाया जाता था। परंपरा आज भी जारी है, पर इसका जन्म राजकीय रसोई से हुआ था। सन 1556 में हरियाणा के पानीपत के मैदान पर हुआ प्रसिद्ध युद्ध इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? सही विकल्प है विकल्प सी द्वितीय पानीपत का युद्ध। 1556 में पानीपत के मैदान पर मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक बैरम खां व हेमू विक्रमादित्य के बीच भारी संघर्ष हुआ। ये पानीपत में लड़ा गया दूसरा प्रमुख युद्ध था, इसलिए इसे द्वितीय पानीपत का युद्ध कहा जाता है। युद्ध में हेमू को पराजय का सामना करना पड़ा। उसकी मौत से मुगलों की दिल्ली व आगरा पर दोबारा पकड़ मजबूत हुई और उत्तर भारत में पानीपत हरियाणा की वही भूमि है जहां 1526, 1556 और 1761 में 3 निर्णायक युद्ध लड़े गए। हरियाणा का हिसार शहर किस प्रमुख उद्योग के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? सही विकल्प है विकल्प बी स्टेनलेस स्टील उत्पादन। हिसार को स्टील सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड सहित कई बड़ी इकाइयां स्थित हैं जो उच्च गुणवत्ता का स्टेनलेस स्टील, फेरोक्रोम एवं इससे जुड़े उत्पाद बनाती हैं। इस उद्योग ने शहर में भारी निवेश, रोजगार और सहायक इकाइयों का जाल बिछाया है। तैयार स्टील न केवल देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है बल्कि विदेशों में भी निर्यात होता है, जिससे हरियाणा के औद्योगिक एवं व्यापारिक परिदृश्य में हिसार का विशेष स्थान बनता है। हरियाणा बनने के बाद पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? सही विकल्प है विकल्प ए भगवत दयाल शर्मा।
हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर नया राज्य बना। उसी दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भगवत दयाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 23 मार्च 1967 तक इस पद पर रहे। यही वजह है कि उन्हें राज्य का पहला मुख्यमंत्री माना जाता है। भजन लाल, बंसी लाल और देवी लाल बाद के वर्षों में क्रमशः अलग अलग कार्यकालों में मुख्यमंत्री बने, परंतु प्रारंभिक नेतृत्व भगवत दयाल शर्मा के हाथों में था। हरियाणा की दक्षिण पूर्वी सीमा पर यमुना नदी के पार कौन सा राज्य स्थित है? सही विकल्प है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। हरियाणा की दक्षिण पूर्वी सीमा यमुना नदी के साथ साथ जाती है। इस नदी के उस पार अधिकांश क्षेत्र में उत्तर प्रदेश फैलता है, जो फरीदाबाद, पलवल और करनाल जैसे जिलों के सामने पड़ता है। ऐतिहासिक व प्रशासनिक दृष्टि से भी यमुना दोनों राज्यों के बीच एक प्राकृतिक विभाजक रेखा रही है। इस कारण हरियाणा के इस किनारे से पार देखने पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश ही मिलता है, जबकि उत्तराखंड यमुना के ऊपरी भाग में, मध्य प्रदेश दक्षिण में तथा पंजाब उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा की पारंपरिक महिला पोशाक दामन के साथ पहनी जाने वाली कमर तक की ढीली कमीज को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? सही विकल्प है विकल्प बी, कुर्ती। हरियाणा की ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक रूप से 3 टुकड़ी पोशाक पहनती हैं: दामन घाघरा, कुर्ती ऊपरी ढीली कमीज और चुन्नी या ओढ़नी। कुर्ती हल्के सूती या खदर के कपड़े की बनी होती है, जिसे रंगीन कसीदाकारी या गोटे से सजाया जाता है। इसका बेसिक रूप सुविधाजनक और जलवायु अनुकूल है, जिससे खेतों व घरेलू कामों में आसानी रहती है। कुर्ती शब्द पूरे राज्य में एकरूपता से प्रयुक्त होता है, जबकि अन्य विकल्प हरियाणा में विशेष तौर पर प्रचलित नहीं है, अतः सही उत्तर कुर्ती है। हरियाणा की किस बोली को भाषाविद राजस्थानी भाषा परिवार की उपभाषा भी मानते हैं? सही विकल्प है विकल्प डी, बागरी। बागरी बोली हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और आसपास के इलाकों में बोली जाती है। इसकी ध्वन्यात्मक और शब्दावलीगत विशेषताएं राजस्थानी की कई उपभाषाओं, विशेषकर मारवाड़ी और मेवाड़ी से मेल खाती हैं। इसी कारण भाषाविद इसे राजस्थानी भाषा परिवार की एक उपभाषा के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं। बागरी में सर्वनाम, क्रियारूप तथा लिंगवचन चिह्नांकन के तरीके राजस्थानी से काफी समान हैं, जबकि देसवाली, बांगरू और अहिरवाटी मुख्यतः हरियाणवी समूह की बोलियां मानी जाती हैं। हरियाणा की महिलाएं माथे के बीच में लटकने वाला गोल आकार का पारंपरिक आभूषण पहनती हैं। इसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं? सही विकल्प है विकल्प बी, बोरला। बोरला हरियाणा व राजस्थान क्षेत्र में लोकप्रिय सिर आभूषण है, जिसे मांगटीका का क्षेत्रीय रूप ही माना जाता है। ये प्राय चांदी या सोने से बना गोल या बेलनाकार लटकन होता है, जिसे बालों की मांग के मध्य में टिकाकर माथे पर झुलाया जाता है। हरियाणवी लोक संस्कृति में इसे सुहाग व संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। शादी ब्याह, तीज व फाग जैसे पारंपरिक आयोजनों में महिलाएं रंग बिरंगे घाघरे या दामन कुर्ती के साथ बोरला अवश्य धारण करती हैं, जिससे उनका पारंपरिक श्रृंगार पूरा माना जाता है। राखी गढ़ी, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी हड़प्पाकालीन बस्ती माना जाता है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सही विकल्प है विकल्प बी, हिसार। राखीगढ़ी हिसार जिले में स्थित है। यह स्थल सिंधु सरस्वती सभ्यता के विस्तृत नेटवर्क का प्रमुख प्रमाण माना जाता है। यहाँ से मिले विशाल कंकाल, अनाज भंडारण के अवशेष, तांबे के औजार और मंके बनाने की कार्यशाला इत्यादि इस बात का संकेत देते हैं कि यह बस्ती न केवल आवासीय थी, बल्कि व्यापार व कुटीर उद्योग का भी बड़ा केंद्र रही होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शोध दलों ने यहाँ खुदाई कर मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मोहरें और पशु अवशेष जैसे हजारों बहुमूल्य साक्ष्य जुटाए हैं, जिनसे हरियाणा के प्राचीन इतिहास का महत्व और गहरा होता है।
हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के मुताबिक राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किस मद से आई? सही विकल्प है विकल्प बी, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के कुल कर संग्रह में लगभग 46-48% योगदान एसजीएसटी यानी राज्य हिस्से वाले वस्तु एवं सेवा कर का रहा। जीएसटी लागू होने के बाद विनिर्माण केंद्रित हरियाणा को उत्पादन व सेवा दोनों पर कर मिलता है, जिससे यह मद राजस्व का प्रमुख स्रोत बन गई। पेट्रोलियम वैट और स्टाम्प शुल्क क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर रहे, पर दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी भी जीएसटी से कम रही। इसी आधार पर सर्वेक्षण ने जीएसटी को सर्वोच्च कर स्रोत कहा है। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए बार बार अलग अलग आवेदन भरने की प्रक्रिया से बचाने और एक ही प्रोफाइल से सभी भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है? सही विकल्प है विकल्प बी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओटिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओटिया जारी करके अभ्यर्थियों को एक ही बार विस्तृत विवरण अपलोड करने की सुविधा दी। इसके बाद उम्मीदवार अलग अलग भर्ती विज्ञापनों के लिए बार बार शैक्षिक प्रमाण पत्र, फोटो या व्यक्तिगत जानकारी दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं रहती। पोर्टल डेटा को सुरक्षित रखता है, आवेदन शुल्क ऑनलाइन स्वीकार करता है और पारदर्शी चयन प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इस डिजिटल पहल से न सिर्फ समय और दस्तावेजी दौड़-धूप कम हुई, बल्कि प्रशासनिक लागत भी घटकर भर्ती प्रक्रिया तेज हुई। सन 1739 में हरियाणा के करनाल के निकट मुगल बादशाह मुहम्मद शाह और फारसी शासक नादिर शाह की सेनाओं के बीच हुआ प्रसिद्ध युद्ध सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सही विकल्प है विकल्प डी, करनाल का युद्ध। सन 1739 के करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सेना को डिसाइसिवली हराया। ये मुठभेड़ करनाल शहर के पास कचवा गांव के मैदान में मात्र कुछ घंटों में समाप्त हो गई, जिससे मुगल साम्राज्य की सैन्य और वित्तीय शक्ति को गहरा आघात लगा। विजय के बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर चढ़ाई कर कोहिनूर हीरा, तख्ते-ताउस और अपार धन लूटा, जिसने साम्राज्य को आर्थिक रूप से पंगु कर दिया। इसी वजह से करनाल का यह युद्ध हरियाणा तथा भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में असाधारण साहस दिखाने वाले सैनिक, पुलिसकर्मी या आम नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च बहादुरी सम्मान कौन सा है? सही विकल्प है विकल्प डी, शौर्य पुरस्कार। शौर्य पुरस्कार हरियाणा सरकार का ऐसा राज्य स्तरीय सम्मान है जो बहादुरी के अभूतपूर्व कार्यों के लिए दिया जाता है। इसे 1977 में प्रारंभ किया गया था और यह सैन्य सेवा कर्मियों के साथ साथ पुलिस व आम नागरिकों को भी प्रदान किया जा सकता है। पुरस्कार में नकद राशि, प्रशस्ति पत्र तथा पदक शामिल हैं। इसका उद्देश्य संकट की घड़ी में जान की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा करने वाले व्यक्तियों का मनोबल बढ़ाना और समाज में साहस व जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर औसत कितनी महिलाएं थीं? सही विकल्प है विकल्प सी, 879। जनगणना 2011 के आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा में लिंगानुपात 879 था, यानी हर 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं दर्ज की गईं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 943 से कम होने के कारण राज्य में लिंग समानता पर गंभीर चिंता जताई गई। इसी कारण सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं शुरू की। यद्यपि हाल के वर्षों में कुछ सुधार देखने को मिला है, फिर भी 2011 की आधिकारिक संख्या 879 ही थी, इसलिए सही उत्तर 879 है। हरियाणा के थार मरुस्थलीय इलाके में बने रेत के टीलों को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? सही विकल्प है विकल्प बी, ढोरा। दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के भिवानी,
महेंद्रगढ़, सिरसा जैसे जिलों में थार मरुस्थल का विस्तार दिखता है। यहाँ ऊंची नीची रेत की संरचनाएं ढोरा कहलाती हैं, जो राजस्थान की सीमावर्ती बोली से लिया गया शब्द है। स्थानीय किसान व चरवाहे इसी शब्द का उपयोग करते हैं और सरकारी भू अभिलेखों में भी यही दर्ज है। खाल, खोल या चौर प्रदेश के अन्य भौगोलिक स्वरूपों के लिए प्रयुक्त होते हैं, पर मरुस्थलीय टीलों का पारंपरिक नाम ढोरा ही सर्वस्वीकृत है। हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे का दक्षिणी छोर किस शहर पर खत्म होता है? सही विकल्प है विकल्प सी पलवल। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जिसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, दिल्ली के चारों ओर रिंग रोड की तरह बनाया गया है। इसका उत्तरी सिरा सोनीपत जिले के कुंडली से शुरू होता है, बीच में गुरुग्राम जिले का मानेसर प्रमुख जंक्शन बनता है और दक्षिणी सिरा NH-19 पर स्थित पलवल शहर में जाकर मिलता है। पलवल हरियाणा के दक्षिण पूर्वी हिस्से को दिल्ली आगरा मार्ग से जोड़ता है, इसीलिए एक्सप्रेसवे का अंतिम बिंदु यहीं तय किया गया है। हरियाणा के किस पुरातत्व स्थल की खुदाई में 64 खानों वाला प्राचीन चौपर गेम बोर्ड मिला, जिसे वहां के लोगों के मनोरंजन व बौद्धिक गतिविधियों का प्रमाण माना जाता है? सही विकल्प है विकल्प सी बनावली। बनावली जिला फतेहाबाद की खुदाई के दौरान मिट्टी का 64 खानों वाला चौपरनुमा बोर्ड तथा पासे जैसी वस्तुएं मिली। यह खोज दर्शाती है कि वहां बसे हड़प्पावासी केवल कृषि व व्यापार तक सीमित नहीं थे, बल्कि मनोरंजन व रणनीतिक खेलों में भी रुचि रखते थे। चौपर जैसे खेल सामाजिक मेलजोल, गणना कौशल व रणनीतिक सोच को प्रोत्साहित करते थे। बनावली की सुव्यवस्थित बसाहट, अनाज भंडार और जल निकासी संरचनाओं के साथ यह गेम बोर्ड उस समय के सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण है। हरियाणवी लोक संस्कृति की प्रसिद्ध रागिनी कसनी किस कवि की रचना है? सही विकल्प है विकल्प सी पन लक्ष्मीचंद। पन लक्ष्मीचंद को हरियाणा में सूर्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। उन्होंने ग्रामीण जीवन, सामाजिक सरोकार और नैतिक मूल्यों पर आधारित अनेक रागनियां लिखी, जिनमें कसनी सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती है। इस रचना में एक साधारण लड़की कसनी के बहाने स्त्री सम्मान, त्याग और मानवता के संदेश को मार्मिक ढंग से पिरोया गया है। लक्ष्मीचंद की रचनाएं हरियाणवी भाषा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं और प्रदेश के लोक साहित्य को समृद्ध बनाती हैं। हरियाणा का मशहूर पशुधन मेला, जहां मुर्राह भैंस और हरियाणा नस्ल की गायों की सबसे बड़ी खरीद फरोख्त होती है, किस जगह पर लगता है? सही विकल्प है विकल्प ए सिवानी भिवानी। सिवानी भिवानी जिले में स्थित हरियाणा के सबसे पुराने व बड़े पशुधन मेलों में से एक के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल देश भर के पशुपालक मुर्राह भैंस, हरियाणा नस्ल की गाय, घोड़े व भेड़े खरीदने बेचने आते हैं। मेला कृषि पशुधन विकास विभाग की निगरानी में आयोजित होता है, जहाँ नस्ल सुधार, टीकाकरण और पुरस्कार जैसी गतिविधियां भी होती हैं। बड़ी संख्या में खरीदार जुटने के कारण इसे राज्य का प्रमुख पशु व्यापार केंद्र माना जाता है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दौर में महेंद्रगढ़ किले में रखे जाने वाले शिकार भोजों में इफ्तार के समय शाही दस्तरखान पर कौन सा पारंपरिक हरियाणवी व्यंजन मुख्य रूप से परोसा जाता था, जिसे मिट्टी के हांडे में धीमी आंच पर पकाया जाता था? सही विकल्प है विकल्प दी बाजरे की खिचड़ी। मीराते फर्रुखसिरी सहित समकालीन फारसी लेखों में उल्लेख है कि फर्रुखसियर महेंद्रगढ़ किले के शाही भोज में रोजा खोलने के लिए बाजरे की खिचड़ी मंगवाता था। बाजरे, देसी घी, चने व हल्के मसालों से बनने वाली यह खिचड़ी मिट्टी के हांडे में घंटों धीमी आंच पर पकती थी, जिससे एक विशेष सौंधी खुशबू और धुएं सा स्वाद आता था। हरियाणा के शुष्क इलाके में बाजरा ऊर्जा व पोषक तत्वों का प्रमुख स्रोत था, इसलिए इसे शाही मेज पर भी सम्मान मिला। आज भी कई ग्रामीण इफ्तार और त्योहारों पर इसी पारंपरिक विधि से बाजरे की खिचड़ी बनाते हैं। हरियाणा में पंचायत समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
सही विकल्प है विकल्प बी 5 वर्ष। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक पंचायत समिति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का तय है और अध्यक्ष का पद भी इसी अवधि के लिए मान्य रहता है। अध्यक्ष का कार्यकाल समिति के कार्यकाल से बंधा हुआ होता है। अगर समिति भंग नहीं होती तो अध्यक्ष पूरे 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है। यह प्रावधान निरंतरता व विकास कार्यों की योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है। हरियाणा सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों को हर 3 महीने में एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करने के लिए शुरू किए गए पौधागिरी अभियान की शुरुआत किस वर्ष की थी? सही विकल्प है विकल्प ए 2018। पौधागिरी अभियान जुलाई 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आरंभ किया। योजना के तहत कक्षा 6-12 के हर छात्र को एक पौधा लगाने, जियोटैग की गई फोटो अपलोड करने व नियमित देखभाल का संकल्प दिलाया गया। पौधे की जीवित स्थिति दिखाने पर प्रत्येक तिमाही 50 प्रोत्साहन राशि भी तय की गई ताकि बच्चों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी विकसित हो। इस अभियान का लक्ष्य लगभग 22 लाख स्कूली बच्चों के माध्यम से राज्य का हरित आवरण बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना था। हरियाणा के मशहूर कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने प्रदेश की किस पारंपरिक लोकनाट्य शैली को अपनी रचनाओं से नई पहचान दिलाई? सही विकल्प है विकल्प बी सांग। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूरदास भी कहा जाता है। उन्होंने अपने गीत संगीत और कथानक को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए पारंपरिक सांग शैली को अपनाया और लोकप्रिय बनाया। उनकी रागनियां, संवाद और कथाएं सांग के जरिए गांव-गांव गूंजी और इस लोकनाट्य को नई ऊर्जा मिली। आज भी हरियाणा में सांग मंडलियां लक्ष्मीचंद के लिखे प्रसंगों को मंचित करती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने ही इस विधा को जन जन तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।